हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम हमने जो आपके पास थर्मोडायनामिक्स है उसमें हमने हीट कैपेसिटी डिस्कस की थी आपके साथ, और थोड़ा सा हमने एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करी थी। जो आपके पास मैंने आपको कहा था कि एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट इज द एंथैल्पी, इट इज द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आप लोगों को मैंने इतना बता दिया है। मैंने आपको कहा है कि अब आपके पास मैंने आगे थोड़ा सा और भी डिस्कस किया हीट कैपेसिटी, और काफी डिटेल में आपके पास हीट कैपेसिटी डिस्कस करी। मैंने कहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जो आपके पास बॉडी है या आपके पास उसको हीट सप्लाई करते हो, वैसे वैसे वो क्या करता है, जैसे टेम्परेचर अप्लाई करेंगे या आपके पास हीट सप्लाई करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसी से उस रिलेशनशिप के थ्रू मैंने क्या निकाली, हीट कैपेसिटी निकाली। जो आपके पास लास्ट लेक्चर्स हैं उसके अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक आपको वीडियो में दिया गया है नीचे, उसमें से आप उसको देख के बेटर रहेगा, आप उसको देखें और उसके बाद उसको कंटिन्यू करें, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। नेक्स्ट करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी आपके पास। सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको बोला है कि मैं दो टाइप की हीट्स डिस्कस करने वाला हूं, एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि आप जैसे जैसे बॉडी में कोई हीट सप्लाई करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर उसका रेज करता है, और उस टेम्परेचर रेज को आप दो कंडीशन पे स्टडी कर सकते हैं, एक जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, दूसरा आपके पास जब प्रेशर कांस्टेंट है। दोनों कंडीशंस पे आप उसको स्टडी कर सकते हो। तो उस टाइम जो आपके पास डिफरेंस अलग अलग आपके पास हीट कैपेसिटीज आएंगी वो आपने वहां पे बतानी है। तो अभी आपके पास जो लास्ट रिलेशनशिप निकाला था हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो निकाला है सीबी इक्वल टू क्या, दिस इज du over dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपके पास मैंने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाली थी। अब मुझे निकालनी है क्या, सीपी की वैल्यू। तो सीपी मुझे नहीं पता अभी। मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं यहां पे अब आपके पास क्या करूं, इसको वैसे ही क्या लिख दूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू प्लस क्या आ गया, प्लस सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है, मान लीजिए सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो मतलब माइनस पी डेल्टा वी, ये था आपके पास। मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू विल इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा यू। अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, प्लस क्या आ गया, पी डेल्टा वी। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कंसीडर करता हूं। तो अगर मुझे ये कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टेम्परेचर चेंज कंसीडर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या, dt से, ऑन डिवाइडिंग बाई dt। इक्वेशन वन, इसको मैं इक्वेशन वन लिख देता हूं, बाई dt क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर क्या dt विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा यू ओवर क्या dt प्लस क्या आ जाएगा आपके पास p। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, डेल्टा v ओवर क्या dt। तो आपके पास, आपको पता है ये जो आपके पास क्वांटिटी है किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू, और किस कब होती है ये आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, किसके बराबर, इसके बराबर होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मेरे पास यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपके पास हीट, जब मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं, जो टेम्परेचर रेज हो रहा है उस बॉडी का, उस टाइम जो आपके पास हीट कैपेसिटी आती है, दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मींस टू से ये होल क्वांटिटी किसके बराबर होनी चाहिए, फिर सीपी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी।
अगर आप नोटिस करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूं स्मॉल, अगर यहाँ पे ये क्या है आपके पास सीबी है, ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप से एक चीज मुझे क्लियर लग रही है, क्या कि अगर ये सीबी है और ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो आपके पास क्या आ गया, इट इज ग्रेटर, लार्जर है, किससे, सीपी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सीबी। क्यों, इसको मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, चलो थोड़ी देर में अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। पहले रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना, विच इज ग्रेटर सीपी और सीबी। चलो अब आगे चलते हैं। वी नो, क्या आपके पास एच किसके बराबर होता है, ई, सॉरी, यू प्लस क्या, पीवी। मैंने ये ई नहीं लिया क्योंकि मैंने ऊपर भी क्या लिया, यू लिया, तो इसकी जगह मैंने क्या लिया, यू लिया, क्योंकि ई भी ले सकते थे वैसे। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, dt। ऑन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, dt। करिए इसको डिफरेंशिएट, dh क्या आ जाएगा, dh ओवर क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, du ओवर क्या, dt प्लस क्या आ जाएगा, देखिए अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल है आपके पास जो डिफरेंशिएशन में, तो क्या आ गया, पहले p कांस्टेंट लेता हूं तो क्या आ गया, p कांस्टेंट आ गया, dv ओवर dt प्लस क्या आ गया, अब आपके पास v कांस्टेंट लेता हूं तो v dv dp ओवर dt, ये ले। अब आपको पता है इस रिलेशनशिप में dp क्या था, जीरो था, क्या था, dp यहाँ पे जीरो था, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रेशर जो है कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dh ओवर क्या, dt, प्रेशर इज कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, du ओवर dt प्लस क्या आ जाएगा, p dv ओवर क्या, dt। ये आपके पास इक्वेशन, आपके पास 2 मैं मान लेता हूं, दिस इक्वेशन इज 2 एंड दिस इक्वेशन इज 3। देखिए आपके पास ये क्वांटिटी किसके बराबर है, ये Cp के बराबर है, तो मतलब कि आपके पास Cp किसके बराबर आ गया, Cp किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, दैट इज क्या, dH ओवर क्या, dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dH ओवर dt क्या आ गया, इक्वल टू P आ गया, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो आपके पास आया है, ये आपके पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आपके पास रिलेशनशिप आ गया है। मुझे थोड़ा और आगे चलना है, मतलब अब मुझे Cp और Cv में रिलेशनशिप निकालना है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि Cp ज्यादा होता है या Cv ज्यादा होता है, फिजिकली भी देखेंगे और रिलेशनशिप जो आता है उसके थ्रू भी देखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड क्या, Cv, बड़ा सिंपल रिलेशनशिप है। मैंने क्या लिख दिया, Cv इक्वल टू किसके बराबर होता है, du ओवर क्या, dt, और यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन 1। Cp किसके बराबर होता है, dH ओवर dt, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, और यहां पे क्या आ गया, इक्वेशन 2। ये आपके पास मैंने 2 इक्वेशंस आपके पास लिख दी हैं। तो ये इक्वेशंस जो आपके पास मैंने लिखी हैं, इन इक्वेशंस की वैल्यू मैं यूटिलाइज करने वाला हूं आपके पास। तो चलिए इसकी इक्वेशन की वैल्यू कैसे यूटिलाइज करता हूं मैं, देखिए आपके पास, आपको पता है H किसके बराबर होता है, इक्वल टू, H इक्वल टू किसके बराबर होता है, E, सॉरी E नहीं लिखूंगा, U प्लस क्या, PV के बराबर होता है, H इक्वल टू U प्लस PV। वंस अगेन वैसे ही कीजिए, बट चलो इसको मैं चेंज कर लेता हूं पहले। PV किसके बराबर होता है आपके पास, nRT के बराबर होता है, फॉर 1 मोल PV विल बी इक्वल टू क्या, PV क्या हो जाएगा, RT के बराबर हो जाएगा, बिकॉज n क्या यहां पे आपके पास 1 है, n क्या यहां पे 1 है, तो इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या आ गया, देखो आपके पास H विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, U प्लस क्या आ गया आपके पास, देखो P, V की जगह क्या आ गया R, और यहां पे क्या आ गया T, तो ये छोटा सा रिलेशनशिप अभी आपके पास आया है कि मैंने जो आपके पास PV है उसको क्या कर दिया है, RT के फॉर्म में लिख दिया है,
क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन है वो है। और जो सीपी और सीबी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, वो आपके पास क्या, किसके लिए बता रहा हूँ, आइडियल गैस के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो आपके पास रिलेशनशिप निकाले गए हैं, ये किसके लिए है, आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करते हैं। पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए अब इसको बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, dt से। तो डिवाइडिंग बाय dt क्या आ गया, dh ओवर dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, du ओवर dt प्लस क्या आ जाएगा, r। और देखो यहां पे स्मॉल चेंज की बात भी कर रहा हूं साथ में, क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, नॉट डिवाइडिंग बाय दिस, आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। क्योंकि अब आपके पास क्या करना पड़ेगा, इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट, स्मॉल चेंज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर। तो आपके पास क्या आ गया, du ओवर dt प्लस r क्या आ जाएगा, dt ओवर dt। तो मतलब कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास बचा क्या, r बच गया। क्या बच गया आपके पास, r बच गया। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे आपके पास क्या है, ये आपके पास किसके बराबर, सीपी के बराबर, और ये किसके बराबर, सीपी के बराबर। तो मैंने क्या लिख दिया, सीपी इक्वल टू क्या, सीबी प्लस क्या, आर, और सॉरी दिस इज सीपी इक्वल टू सीबी, दिस इज सीबी। तो सीपी माइनस सीबी किसके बराबर आ गया आपके पास, आर के बराबर आ गया। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर के बराबर आ गया। इस इक्वेशन से आपके पास पता चल रहा है, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, सीपी जो है वो किससे बराबर है, सीबी प्लस आर। इसका मतलब जितनी भी आपके पास सीबी की वैल्यू आएगी, उससे आर टाइम एक्स्ट्रा, आर अमाउंट एक्स्ट्रा क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी एक्स्ट्रा, किसकी, सीपी की रहेगी। मतलब सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ दिस सिस्टम। फिजिकली मुझे ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा फिजिकली देखते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं, और ये जो रिलेशनशिप है वो क्या बोल रहा है, क्या ये दोनों सेम चीजें बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। वंस अगेन वैसे ही जैसे मैं अपनी पुरानी आदत के अकॉर्डिंगली क्या करता हूं, एक सिस्टम ले लेता हूं जिसमें आपके पास क्या है, एक पिस्टन फिट है। एक सिस्टम ले लिया मैंने जिसमें आपके पास क्या है, पिस्टन फिट है। अगर मैं यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई करूंगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई करूंगा, तो मैं यहां पे देखूंगा रेज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, रेज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना होता है। बट कंडीशंस लगा दूंगा मैं, कौन सी, एक कंडीशन लगाऊंगा जब आपके प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, दूसरी कंडीशन लगाऊंगा जब आपके पास क्या, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। देखिए मान लीजिए यहां पे क्या है, 1 बार प्रेशर है, 1 बार प्रेशर। अगर मैं हीट सप्लाई कर दूंगा तो अंदर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। मुझे प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। अगर मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिस्टन की मूवमेंट अलाउ करनी पड़ेगी। तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब पिस्टन की मूवमेंट ऊपर होगी, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट तभी आया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मैंने हीट सप्लाई की उससे जो रेज इन टेम्परेचर है वो क्या है, लेसर है। क्योंकि मुझे पता है सी क्या होता है आपके पास, डेल्टा क्यू ओवर dt, यही होता है। तो देखिए रेज इन टेम्परेचर क्या है आपके पास, यहाँ पे कम है, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो आपके पास हमेशा इसके पास नहीं, ये सिस्टम अपने पास स्टोर कर पा रहा है। थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको सप्लाई कर दे रहा है, सराउंडिंग को, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पीवी वर्क कर दिया किस पे, सराउंडिंग पे। अगर आपके पास इसने ऐसा किया है तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ा कि dt की वैल्यू जो नीचे जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या dt है, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो ओवरऑल फैक्टर क्या कर गया, इंक्रीज। तो सी की वैल्यू जो सीपी की जो मैं बोल रहा था वो वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर। अब मैं सीबी की वैल्यू की बात करता हूं, तो सीबी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बी कांस्टेंट ले लेते हैं। अगर बी कांस्टेंट लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। मुझे हीट यहाँ पे सप्लाई करनी है, मुझे हीट यहाँ पे सप्लाई करनी है, मैं हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूं, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हीट कहीं जा नहीं सकती है, यहीं पे सिस्टम में रहने वाली है। और आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है मुझे, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। मतलब कि ओवरऑल आपके पास क्या, टेम्परेचर इंक्रीज क्या करेगा, ज्यादा करेगा। यहाँ पे dt क्या कर जाएगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा।
तो dt ज्यादा इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज हो गया तो मतलब C यहाँ पे B जो था वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। CV भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब कि जो CP है वो आपके पास हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। हीट कैपेसिटी अगर किसी सब्सटेंस की मैं कंसीडर करना शुरू करूं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे कंसीडर करना शुरू करूं, वो क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर रहेगी। किससे, CV से। क्योंकि आपके CP जो है उसमें आपके पास जो है समवट हीट जो है बाहर ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है लेसर रहता है। इजी है, यही यहाँ पे इसने रिलेशनशिप ने कहा है आपके पास। और मुझे लगता है आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का पॉज लूंगा मैं, और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। इजी है, बहुत टिपिकल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा हीट कैपेसिटी ऑफ वेरियस गैसेस की बात करेंगे, और उनकी एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालेंगे। तो 1 मिनट रुकते हैं, चलिए वेलकम बैक। तो अब देखते हैं हीट कैपेसिटी जो है उसका जो रिलेशनशिप है इसके साथ, आपके पास जो जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके साथ। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूटिलाइज करके हम आपके पास हीट कैपेसिटीज की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए वो करते हैं। तो एंड हीट कैपेसिटीज, तो अगर आपको हीट कैपेसिटीज निकालनी है किससे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो आपको थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं लेमन की टर्म में आपको समझाने वाला हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं मैं, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया, ये आपके पास आ गया OH, ओ, या AB मॉलिक्यूल भी कंसीडर कर सकते हैं आप, या C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं उनकी जो पोजीशन इनसाइड द स्पेस है उसको क्या करते हैं, असाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। किसके फॉर्म में असाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास ये एटम है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें स्पेस में देखिए, एक कोऑर्डिनेट मैंने यहां बना दिया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये बना दिया, तीसरा यहां पे ये बना दिया, x y and z। तो इस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आपके पास क्या हुआ, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशंस ऑफ क्या, एटम इनसाइड ए मॉलिक्यूल इन द स्पेस। आप देखिए, मैं वैसे इस वीडियो जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो अभी नहीं बनाने वाला। इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं जो गैसियस स्टेट है, जो जहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करूंगा, वहां पे बनाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि जब आपके पास मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो हर एक एटम की बात नहीं मैं करने वाला, मैं मॉलिक्यूल के जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस है, जहां पे मास उसका सारा का सारा कंसंट्रेटेड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जहां पे टोटल मास आपके पास उसका क्या करता है, लाई करता है, जो कि उस पॉइंट पे आपके पास उस सिस्टम को बैलेंस कर सकता है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके थ्रू मैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट एक्सिस पे। तो वो आपके पास क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर मैं मोनोटॉमिक गैसेस की बात कर लेता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या है, अगर आपके पास 3 एक्सिस है और n टाइम्स ऑफ एटम्स हैं, तो देयर आर 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कहां कहां से आपके पास आता है, ये आता है ट्रांसलेशनल मोड से, ट्रांसलेशनल मोड से, रोटेशनल मोड से, वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड। तो जो ट्रांसलेशनल मोड्स होते हैं, ठीक है,
मैं डायरेक्ट निकाल के नहीं बता रहा, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोड्स जो है वो निकालने के लिए थोड़ा मतलब आपको स्ट्रक्चर ज्यादा बनानी पड़ेंगी, और आपको थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं, मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं डिस्कस कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ट्रांसलेशन मोड्स बताने वाला हूँ। किसके लिए? अगर आपके पास मोनोएटॉमिक सिस्टम है, मोनोएटॉमिक सिस्टम है या मोनोएटॉमिक गैसेस सिस्टम, जैसे कि आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, इन सब की सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है, कितनी आती है इसमें? 3 ट्रांसलेशनल मोड्स आते हैं, 0 रोटेशनल मोड्स आते हैं, 0 ही वाइब्रेशनल मोड्स आते हैं। तो याद रखना है आपने कि मोनोटॉमिक के केस में कितने आए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, डायटॉमिक की बात करता हूं, दैट इज लीनियर फॉर्म। डायटॉमिक में लीनियर, अगर आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर, तो आपके पास इसमें जो ट्रांसलेशनल मोड्स आते हैं 3 आते हैं। उसके बाद जो आपके पास रोटेशनल मोड्स हैं वो कितने आते हैं? 2 रोटेशनल मोड्स आते हैं। एंड जो वाइब्रेशनल आते हैं वो कितने आएंगे आपके पास? 3n माइनस कितना? 5। 3 प्लस 2 कितना? 5। तो 3n माइनस कितना? 5। ऐसे अगर आप निकालना भूल जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। 3n आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो और किसके बराबर होगा? टोटल, मतलब आपके पास ट्रांसलेशन मोड, रोटेशनल मोड्स एंड क्या, प्लस वाइब्रेशनल। तो 3 अगर ये आ गया, 2 अगर रोटेशनल आ गया, तो वाइब्रेशनल कितना आएगा? ये 3 प्लस 2 5 वाली तरफ ले गया मैं, तो आपके पास क्या आ गया? v इक्वल टू आपके पास आ गया 3n माइनस क्या, 5। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब नॉन लीनियर की मैं बात करता हूं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे दैट इज पॉलीटॉमिक, मोस्टली आपके पास क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। तो उसमें आपके पास जो ट्रांसलेशन मोड की कंट्रीब्यूशन होती है दैट इज 3, दैट इज रोटेशनल की होती है 2, सॉरी 3, और उसके बाद आपके पास जो वाइब्रेशनल की होती है 3n माइनस 6 होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये आपके पास मैंने वैल्यूज आपको बता दी। ओके, जो आपके पास एट लोड, जो आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर की जो कंडीशंस मैं कंसीडर करता हूं, वहां पे आपके पास दो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या? एक ट्रांसलेशनल मोड, एक रोटेशनल मोड। मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा? ये दोनों आपके पास क्या करेंगे? बहुत अच्छे से रोल प्ले करेंगे। कहां पे? मतलब कंट्रीब्यूशन जो है इनकी आती है एट नॉर्मल कंडीशंस। और जो वाइब्रेशनल की जो आपके पास कंट्रीब्यूशन आती है वो आती है हाई टेम्परेचर। इस पे आ जाएगी हाई टेम्परेचर पे। तो मतलब मैं नॉर्मल कंडीशंस पे सारी चीजें कैलकुलेट करने वाला हूं। तो चलिए अब एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो एनर्जी है आपके पास फॉर द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आती है वो देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू बाय ट्रांसलेशनल मोड याद रखना आप, ट्रांसलेशन मोड की जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आती है कितनी आती है? हमेशा 1/2 kT। K is Boltzmann constant, T is temperature. Rotational contribution of energy by rotational mode कितनी होगी आपके पास? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितनी? 1/2 kT। लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बाय वाइब्रेशनल मोड ये कितनी आती है आपके पास? दिस इज kT। ठीक है, मीन्स टू से अगर मैं मोनोटॉमिक के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालने वाला हूं तो कितनी आएगी? देखिए, ई फॉर मोनोटॉमिक मैंने लिख दिया, ई एम लिख दिया मोनोटॉमिक के लिए। आपके पास यहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूशन है? 3t है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, 3t के लिए आपके पास कितना है? 1/2 kT। तो कितना आ गया? 3/2 kT आ गया। किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए। याद रखना है आपने क्या,
कि जो आपके पास k होता है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज r डिवाइडेड बाय n। अगर मैं n को 1 मोल कंसीडर कर लूं तो k किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसको तो क्या आ जाएगा 3/2 क्या rt 3/2 rt। अब आपके पास मैंने ये निकाल दिया इतना। अब आगे मैं थोड़ा और लेके जाऊं क्या, अब मुझे किसकी निकालनी है E फॉर डायटोमिक एंड लीनियर सिस्टम, और क्या है लीनियर सिस्टम। तो लीनियर के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन कहां से आएगी, एक आएगी इससे और दूसरी आपके पास किससे आएगी रोटेशन। तो कैसे कर सकता हूं 3 इंटू क्या 1/2 KT प्लस क्या आ जाएगा, अब ये आ गया आपके पास 3, यहां पे क्या है 2 इंटू क्या 1/2 KT। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/2 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 5/2 RT। KT लिख रहा हूं तो डायरेक्टली पहले क्या लिखा KT लिखा और KT फिर बाद में किस में आ जाएगा 5/2 RT में आ जाएगा। ठीक है, मैं जो आपके पास ट्राइएटॉमिक जो आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम है उसकी बात नहीं करने वाला, थोड़ी देर में उसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके पास इनकी डिस्कशन करने वाला हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो आपके पास यहां पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें कितना है 3/2 RT, कितना है आपके पास 3/2 RT। तो अगर मैं इसकी CV निकालना चाहूं दैट इज हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसे निकालूंगा, मतलब एनर्जी की वैल्यू है तो मतलब इंटरनल एनर्जी वैल्यू है और उसको मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं क्या कि 3/2 RT है उसको डिवाइड कर रहा हूं किसी टेम्परेचर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर आपके पास हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या आ गई फिर CV इक्वल टू E, डायरेक्टली लिख दिया मैंने E मोनोटॉमिक के लिए बोल रहा हूं डिवाइडेड बाई क्या आ गया T, तो क्या आ गया आपके पास 3/2 R आ गया। CV फॉर किसके लिए निकालनी है मैंने डायटोमिक के लिए या लीनियर सिस्टम के लिए, तो आपके पास इसको किसे डिवाइड कर दूंगा T से, क्या आ जाएगा आपके पास 5/2 R आ जाएगा क्योंकि T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आगे आपके पास CV की वैल्यू। अगर मुझे CP की वैल्यू निकालनी हो तो CV क्या होता है आपके पास, CP क्या होता है आपका CV प्लस R, CB प्लस क्या होता है R होता है। तो निश्चित से मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसमें 3/2 में एक और है R ऐड कर दूंगा, तो फॉर मोनोटॉमिक के लिए क्या जाएगी यहाँ पे फॉर मोनोटॉमिक के लिए क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, तो ये क्या 3/2 R मैंने लिख दिया CP की वैल्यू प्लस क्या लिखूंगा R, तो दैट इज 5/2 R। अब मैं CP की वैल्यू फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, तो आपके पास CP की वैल्यू क्या जाएगी, यही फॉर्मूला लगाऊंगा। CV की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/2 R है प्लस क्या जाएगा R, क्या आ जाएगा 7/2 R आ जाएगा। तो ये आ गई आपके पास किसके लिए मोनोटॉमिक के लिए, ये आ गई डाइटोमिक के लिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के। तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। अभी मतलब डायटोमिक तक का आपके पास मैं कर दिया, ट्राइटोमिक मैं करने वाला हूं। ट्राइटोमिक के लिए मैं कैसे करता हूं ये भी बताता हूं, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे अगर मैंने ये CP निकाल दिया और मैंने यहाँ पे क्या निकाला है CV निकाला है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक रेशियो आने वाला है, तो CP ओवर CV भी मैं ये निकाल सकता हूं। तो CP ओवर अगर मैं CV निकालूं तो देखिए आपके पास फॉर मोनोटॉमिक के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2 R है इंटू क्या आ जाएगा देखो, दूसरा आपके पास क्या था 3/2 R, तो मतलब 2/3 क्या आ जाएगा नीचे R से R कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा 5/3। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास 3 1 जा 3 एंड 1.66। ओके, तो ये आपका रेशियो आएगा CP ओवर CV का, किसके लिए मोनोटॉनिक गैसेस के लिए क्या आएगा ये रेशियो आएगा।
लेकिन अगर मुझे किसके लिए निकालना है यहाँ पर दूसरा सिस्टम दैट इज फॉर सीपी ओवर सीबी फॉर लीनियरली, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ पे क्या था आपका 7/2 था, यहाँ पे देखिए ये सीपी कितना है 5/2 की जगह क्या था 7/2 आर इंटू क्या आ गया आपके पास 2/5 और नीचे क्या है आर से आर कैंसिल 2 से 2 कैंसिल मतलब क्या आ गया 7/5 कितना आ गया आपके पास ये 1.4 तो यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है क्या अगर मैं सीपी ओवर सीवी की वैल्यू की बात करूं अगर मैं कहां से चलूं मोनोटॉनिक से डायटोनिक की तरफ चलूं तो वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो जो रेशियो है वो क्या कर रहा है आपके पास डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए अब आई थिंक मुझे लगता है सफिशिएंट आज के लिए। आई थिंक आपने सीपी ओवर सीवी की वैल्यूज निकाल ली है और अब आप सीपी अगर निकालना चाहते हैं ट्राइएटॉमिक के लिए सेम इसी तरीके से आप किसके लिए निकाल सकते हैं ट्राइएटॉमिक सिस्टम के लिए भी आप क्या निकाल सकते हैं सीपी और सीवी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूं कि क्या सीपी और सीवी की वैल्यूज निकालनी है या फिर ट्राइएटॉमिक सिस्टम के लिए दैट इज क्या नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। और दूसरी बात जो नेक्स्ट टाइम हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्या जूल हीटिंग इफेक्ट या जूल थॉमसन लॉ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे या जूल्स लॉ के बारे में हम देखेंगे। जूल थॉमसन हीटिंग इफेक्ट देखेंगे और आपके पास क्या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन देखेंगे उसमें हम और साथ में हम जूल्स लॉ के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में हमने यहाँ पे अभी तक जो देखा है वो क्या देखा है आपके पास जो हीट की वेरिएशन है दैट इज क्या हीट की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नाउ अब आपके पास जो जूल है उसने टेस्ट किया है कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसने जो रिजल्ट्स चेक किए थे किसके रिस्पेक्ट किए थे उसने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट मतलब जो आपके पास जूल है वहां पे आप उन्होंने जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके विद रिस्पेक्ट स्टडी करी है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट। तो क्या रिजल्ट आपके पास आता है जूल ने जो किया था इट इज डेल्टा यू ओवर डेल्टा वी मींस टू से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्या वॉल्यूम। मैं मतलब आपके पास क्या अभी नहीं बात करने वाला इसको जो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरनल एनर्जी चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है जीरो होती है। जो आपके पास जो वॉल्यूम जो है अगर आपके पास मैं प्रेशर क्या ले लेता हूँ अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर क्या लेता हूँ जीरो लेता हूँ मतलब जो आपके पास कंडीशन है मतलब आपके पास इस तरीके से समझ लीजिए कि बाहर जो है आपके पास कोई प्रेशर नहीं है अंदर से आपके पास जो गैस बाहर को एक्सपेंड कर रही है इन दैट केस हमारे पास इंटरनल एनर्जी कैसे वेरी करती है चलो उस टाइम देखेंगे अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम।